केरल में चुनावी सरगर्मी चरम पर है। कांग्रेस के लिए मुकाबला करो या मरो जैसा बन गया है। यूडीएफ ने वापसी के लिए खास रणनीति अपनाई और इसमें युवाओं, ईसाइयों और मुसलमानों तक सीधी पहुंच बनाने की कोशिश हो रही है। सचिन पायलट, केजे जॉर्ज और इमरान प्रतापगढ़ी जैसे बड़े नेता अलग अलग मोर्चों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। केरल चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता सचिन पायलट से बात की हमारी संवाददाता अक्षता नंदगोपालन ने। देखिए आज तक पर सचिन पायलट का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। हमारे साथ अभी आज तक पे कांग्रेस लीडर और एआईसीसी ऑब्जर्वर केरला के लिए हमारे साथ है सचिन पायलट। सचिन जी नमस्कारम। पहले कैसे लग रहा है केरला में, क्या इस बार यूडीएफ के लिए आसान जीत होगा? क्योंकि जितने भी एक्सपर्ट से हम बात कर रहे हैं सब बोल रहे हैं कि ये बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट होने वाला है एलडीएफ और यूडीएफ के बीच। नहीं देखिए, लोग कुछ भी कहें लेकिन अब अगर आप आंकड़ा देखेंगे पिछले लोकसभा चुनाव में यहाँ 20 सीटें हैं तो हमारे को 18 मिली थी उस समय। अभी यहाँ नगर पालिका पंचायत चुनाव हुए थे, वहाँ पे एक तरफा जीत हमारी पार्टी को मिली थी। और मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ लेकिन मैं जनता को जानता हूँ और केरला में बहुत समय मैंने बिताया, यहाँ पे प्रचार किया है, लोगों से, उम्मीदवारों से, कार्यकर्ताओं से जितना मुलाकात की है। यहाँ लोग बदलाव चाह रहे हैं। 10 साल से एक सरकार रही है और लोगों ने बहुत मौके दिए, लेकिन 10 साल के लंबे समय के बाद भी मुझे लगता है जनता असंतुष्ट है क्योंकि उनकी उम्मीदों को वो पूरा नहीं कर पाए। और खासकर जो नौजवान तबका है, यहाँ जो बेरोजगारी की दर है देश के औसत से दुगनी है। यहाँ 30 साल से कम उम्र के लड़के लड़कियां हैं, उनकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट 29% है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और साथ में जो सरकार ने सबरीमाला में सोना चोरी हो गया था बहुत सारा, अब भगवान का सोना चोरी हुआ और जिन लोगों ने उसमें लिप्त थे उनको अब वो जेल से बाहर घूम रहे हैं क्योंकि उनके पॉलिटिकल कनेक्शंस थे। तो हमने तो सरकार को कहा कि भाई आप कम से कम इनके खिलाफ कुछ कार्रवाई करिए। सरकार ने उनको बचाने की पूरी कोशिश करी। तो पूरा जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर रहा 10 साल में वो एक तरह से बहुत केंद्रित रहा। और मुख्यमंत्री जो महोदय यहाँ कर हैं वो बहुत एक तरफा कार्रवाई करते हैं। अब आप पूरे केरल में देख लीजिए, जो होर्डिंग पोस्टर लगे हैं हजारों लगे हुए हैं, एक चेहरा है, एक होर्डिंग है और एक पिक्चर है उसमें, बाकी क्योंकि सबसे पॉपुलर है। हाँ, लेकिन उसमें कोई पार्टी का चिन्ह नहीं है, कोई नेताओं का नाम नहीं है। सरकार तो एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो ये तो सिर्फ अपना ही चल रहे हैं। और वो एक सेना का उनका रवैया थोड़ा तानाशाही का है जो मुझे लग रहा है, क्योंकि अब जो लेफ्ट पार्टीज हैं वो खत्म हो गई हैं बंगाल में, त्रिपुरा में। केरल एक जगह है जहां वो अभी तक तो जिंदा है, तो पूरी पार्टी देश भर की उन पर निर्भर करती है, तो उनको अपने आप को बहुत बड़ा महसूस करने का मौका मिलता है। लेकिन जनता बदलाव चाहती है, ऐसा मैं मानता हूँ। वैसे तो केरल में अगर आप देखेंगे तो एक सीसॉ ट्रेंड होता है यूजुअली इलेक्शंस में, तो इसलिए बहुत लोग बोलते हैं कि पिनराई विजयन को ऑलरेडी एक हिस्टोरिक टर्म मिला है, क्या तीसरा बार भी मिलेगा। पिनराई विजयन के लिए काफी चर्चा होता है कि काफी गुडविल है, क्योंकि अगर केरलम के गुड न्यूज दिखते हैं, आपने बोला कि अनएम्प्लॉयमेंट है और क्या काफी इश्यूज है, लेकिन अगर हम पॉजिटिव्स देखते हैं तो पैरामीटर्स में केरलम ऑब्वियसली लीड करते हैं, हेल्थ केयर में या लिटरेसी रेट में, या फिर पॉवर्टी फ्री स्टेट, पहला स्टेट है जो पॉवर्टी फ्री डिक्लेयर किया था। तो उसके हिसाब से आपको लगेगा कि पिनराई विजयन बहुत अच्छा काम किया है केरला में? ऐतिहासिक रूप से केरला का जो सोशल इंडेक्सेस हैं वो देश के बाकी राज्यों से बेहतर हैं। और आप जानती हैं पिछले 70 सालों में यहाँ हर 5 साल में कांग्रेस और गैर कांग्रेस सरकार बनी है, तो एक समझ सबका योगदान रहा है इस समाज को, इस स्टेट को ऊपर लाने में। लेकिन जब जो स्टैंडर्ड आज केरला के लोगों का है, उनकी जो उम्मीदें हैं वो अलग हैं, उनको सरकार पूरा नहीं कर पा रही है। और आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है, मैंने देखा है, बिल्कुल अच्छा है। पूरी शिक्षा यहाँ पर है, लोगों को बहुत जागरूक लोग हैं, उनकी उम्मीदें भी ज़्यादा हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा है। क्यों लोग छोड़ के केरला को बाहर जाते हैं? पहले जाते थे वो खाड़ी में काम करते थे, कोई लेबर का काम करते थे, मजदूरी काम करते थे। अब लोग पढ़े लिखे लोग छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर निवेश नहीं हो रहा, उद्योग नहीं लग रहा, रोजगार नहीं है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है। और इतना टैलेंट यहाँ पर है, इतना स्कोप यहाँ पर है, टूरिज्म का है, इंडस्ट्री का है, आईटी का है, टेक्नोलॉजी का है। लेकिन सरकार ने सिर्फ 10 सालों में अपनी इमेज को मैनेजमेंट का काम किया है। और मुझे लगता है कि हाल ही पिछले 1-1.5 साल में ये सीपीएम सीपीआई जो कम्युनिस्ट पार्टीज हैं, एलडीएफ की हैं, इनका कहीं ना कहीं भाजपा से एक अच्छा समझौता हो गया। क्योंकि बीजेपी, इसलिए कह रहा हूँ कैसे हो सकता है? मैं बताता हूँ आपको। बीजेपी जानती है उनका केरल में कोई भविष्य नहीं है, उनके यहाँ 0 विधायक हैं केरला में। लोकसभा में उनको वोट मिला था, 12-13% जो वोट मिला था। तो चीफ मिनिस्टर को तो ये अच्छा लगता है कि ये मुख्यमंत्री बने रहें, कांग्रेस नहीं आनी चाहिए। और मुख्यमंत्री को चाहिए कि यही प्रधानमंत्री बने रहें, क्योंकि ये दोनों चाहते हैं कि कांग्रेस को रोका जाए। और जो आप लिस्ट देखिएगा, एनडीए जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं
वो हर उम्मीदवार को ऐसा खड़ा किया गया है कि वो कांग्रेस के वोट कम करने का काम कोशिश कर सकते हैं। लेकिन यहाँ के लोग बहुत जागरूक हैं, बहुत पॉलिटिकल लोग हैं, वो सब समझ रहे हैं और अपना वोट जाया नहीं करेंगे, वोट खराब नहीं करेंगे। और हम लोगों ने जो गारंटीज दी हैं, जो मैनिफेस्टो बनाया है, वो सिर्फ आलोचना का मैनिफेस्टो नहीं है, एक सार्थक, पॉजिटिव, फॉरवर्ड लुकिंग ब्लूप्रिंट तैयार किया है। अगले 5 साल में हम लोग क्या करेंगे। हम लोगों ने यहाँ पर जो एक इकोनॉमिक ग्रोथ स्टोरी होनी चाहिए थी, इतना यहाँ पे एजुकेशन, टैलेंट, इंस्टीट्यूशंस, पढ़ाई सब कुछ है, बावजूद उसके अभी जो सरकार 90% जो बोरो करती है हर साल, उसमें जो खर्चा है वो पुरानी जो लोन्स हैं उसको चुकाने में देती हैं। तो फिस्कल मैनेजमेंट बहुत बर्बाद हो चुका है। इसलिए हमें लगता है कि यहाँ पर जनता बदलाव चाह रही है। मैंने बहुत यहाँ लोगों से चर्चा करी है और मैं बहुत अतिशोक्ति नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं ये संभवतः देश के आखिरी कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री होंगे। अच्छा, देखते हैं। लेकिन जो आपने बताया कि एक लेफ्ट और बीजेपी के मतलब मिलावट है, वो तो मतलब पिनराई विजयन भी बोलते हैं आपके बारे में कि यूडीएफ और बीजेपी के बी टीम है। अब आप मुझे बताइए, मतलब ये सब तो मतलब एम्प्टी रेटरिक जैसा लगता है। आप आंकड़े देख लीजिए, आपको मैं फैक्ट बताता हूँ। लोकसभा चुनाव 2024 के हो रहे थे, केंद्र सरकार बीजेपी की है, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के खाते सीज कर दिए चुनाव से पहले। सीपीएम के तो नहीं करे। जितने केस लगे हैं राहुल गांधी जी पे, सोनिया गांधी जी पे, इंटेरोगेशन, ईडी, सीबीआई, जेल भेज रहे हैं लोगों को, बेल करवा रहे हैं, रेड डाल रहे हैं, कांग्रेस पे अटैक कर रहे हैं ना। सीपीएम के किसी नेता पर आज तक अटैक किया है? तो मुझे बताइए, जो मुख्यमंत्री है, इनके ऊपर एक केस चला करप्शन का कई सालों से। पिछले 10 सालों में सुप्रीम कोर्ट में वो केस 37 बार डेफर हुआ है, 37 बार एडजर्न हुआ है, 37 टाइम्स 10 सालों में। वो सुप्रीम कोर्ट में हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो हो रहा है हम सब जानते हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी की परछाई काम करती है। मैं आपको इतना कहना चाह रहा हूं कि बीजेपी को जो आज सचेत करना चाहिए कम्युनिस्ट पार्टी को कि अमेरिका से डील करिए आपने। हमारे कपास के, सोयाबीन के, मक्का के जो किसान हैं उनका भविष्य खतरे में है और अमेरिका हमको पाबंद कर रहा है कि आप रूस से तेल नहीं ले सकते। इन सब बातों पर पहले सीपीएम बहुत मुखर होती थी, सीपीआई ये दल। आज चुप बैठे क्योंकि उनको पता है हम जितनी आलोचना करेंगे मोदी जी की या बीजेपी की, हमको फिर केला मदद नहीं मिलेगी। नहीं, पर मैं एक लिस्ट दे सकती हूँ, जैसे कि एफसीआरए अमेंडमेंट पे बात किया है, अपोज किया है पिनराई विजयन ने, एनईपी को अपोज किया है, यहाँ पे स्टेट एजुकेशन पॉलिसी लेकर आए हैं। एफसीआरए पर पूरे देश के सांसदों ने बोला है कि ये जो नहीं, लेकिन अगर ऐसा कुछ टाई अप है तो फिर मतलब पिनराई विजयन क्यों ऐसा है? अगर वो कुछ ना बोले तो यहाँ बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। वो तो बोल रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ जो पॉलिसीज हैं, जो कम्युनिस्ट पार्टीज हमेशा अमेरिका के खिलाफ अपना स्टैंड लेती थी, आज डोनाल्ड ट्रंप हमको धमका रहा है, सब कुछ हमसे करवा रहा है जबरदस्ती। आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। अभी जो मूवमेंट होते थे पहले लेफ्ट पार्टीज के, वो सब खत्म हो गए हैं क्योंकि वो चाह रहे हैं कि बीजेपी का जो वोट केरला में पड़ता है लोकसभा चुनाव में, विधानसभा में, वो हमको मिल जाए। तो ये खेल इतना सही है, वो मर्जी कोशिश जो भी कर लें। लेकिन ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैंने यहाँ पिछले 2-3 हफ्तों में घूमा हूँ, लोगों से बात की है, ये सब सामने आ रही बातें। लेकिन यहाँ के लोग बहुत जागरूक हैं, पॉलिटिकली बहुत अवेयर हैं और वो अपना वोट खराब नहीं करेंगे और कांग्रेस यूडीएफ को देंगे। एक और स्टेट जो इस हफ्ते वोट करेंगे वो असम होगा। आप 2-3 दिन पहले भी असम में थे, कैंपेन कर रहे थे। यहाँ पे तो मतलब मैंने शुरू कर दिया, बोल रहे थे कि टाइट फाइट हो सकता है। क्या असम में भी टाइट फाइट होगा? या असम में बिल्कुल टाइट फाइट होगा। असम के अंदर जो हुआ है घटनाक्रम वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वहां पर जो परिसीमन किया गया वो एक तरफा एक दल को मदद करने के लिए किया गया। कांग्रेस के नेताओं को जो पार्टी छुड़वाई गई वो भी एक साजिश के रूप में करी गई, मुझे लगता है। और अभी भी जो माहौल बना है केरला के अंदर, वो कोई डेवलपमेंट का, जॉब्स का, कोई इकोनॉमिक ग्रोथ का नहीं है। वहां सिर्फ धर्म के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है और मुझे बड़ा खेद है क्योंकि असम में कई सालों से वहां जा रहा हूँ। वो एक ऐसा प्रदेश था जहां पर सब लोग शांति से रहते थे, अमन चैन से रहते थे। अभी वहां पर एक पोलराइजिंग पॉलिटिक्स की शुरुआत की है वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने, और उन मुख्यमंत्री जी पे जो आरोप लगे हैं उनका के बारे में, हाँ, बहुत सारे आरोप लगे हैं और डॉक्यूमेंट्स के साथ लगाए हैं। जब मुख्यमंत्री आरोप लगा सकते हैं और लगाते हैं, गौरव गोगोई की धर्मपत्नी के ऊपर, उनके परिवार के ऊपर 100 तरह की बातें बोलते हैं, तो उनको अच्छा लगता है। जब वो खुद पकड़े जाते हैं या उनके कोई डेटा सामने आता है, जी सफाई हम लोग मांगते हैं, कार्रवाई करने को मांगते हैं, तो वो बिल्कुल तिरमिला जाते हैं। नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री बोल दिया कि मैं डेफेमेशन केस फाइल करूंगा। तो कब करेंगे? आपके मिस्टर पवन खेड़ा की करना। तो हमने गुवाहाटी में बैठ के हमारे प्रवक्ता जी ने कहा कि आप करिए, मैं आपको फैक्ट्स, डेटा, डॉक्यूमेंट्स, कागज दे रहा हूँ, आप इसको डिस्प्रूव करिए। जब आप किसी पे आरोप लगाते हैं तो आप बड़े खुश होते हैं, लेकिन अब आप पे आरोप लगते हैं
तो आप उसको डील करना पड़ेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा और पब्लिक लाइफ में नहीं, देना तो भी मुख्यमंत्री वही बोल रहा था कि झूठ है, सब कुछ झूठ है, ये चाहिए। सब कुछ नहीं लेकिन है। प्रूव करके दिखाएं झूठ है ना, उनके कहने से क्या होता है? हमने जो डॉक्यूमेंट्स तैयार करके दिखाए थे देश के सामने, उसका जवाब देना चाहिए। और मुझे लग रहा है असम के अंदर जिस तरह का चुनाव होना चाहिए, जिस इश्यूज पे लेना चाहिए, वो सरकार चाहती चर्चा ही ना हो। घुसपैठिए, इन्फिल्ट्रेटर, बांग्लादेश, हिंदुस्तान, इसी बातें कर रहे हैं। नहीं, जो आप हिंदू मुस्लिम के बारे में बात कर रहे हो, बीजेपी को ये कहना है कि ये कांग्रेस की वजह से होता है क्योंकि आप इस घुसपैठियों को बैक करते हैं। हम बैक करते हैं? अच्छा मुझे बताइए, अगर हम बैक करते हैं तो सरकार किसकी है? लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट होता है। बॉर्डर, पीएसएफ, आर्मी, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सब बीजेपी का है 12 साल 10 साल से। बोल रहे हैं कि 5 और साल से। अभी भी आप कांग्रेस को ब्लेम करेंगे? मतलब अभी भी आप नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी को ब्लेम कर रहे हैं। अपने 10 साल में आपने क्या किया? आपने कितने घुसपैठियों को देश के बाहर निकाला? आप चुनाव से पहले लोगों के अंदर खौफ पैदा करने के लिए घुसपैठिया बोलते रहते हैं, लेकिन आपने जमीन पे क्या किया है? आप वो आंकड़ा बता दीजिए कि 10 साल में असम के राज्य से हमने इतने लोगों को बाहर निकाला है। और मैं कहना चाहता हूँ, इस देश में अगर कोई इलीगल तरीके से रह रहा है, उसे कोई अधिकार नहीं है, उसे बाहर भेज देना चाहिए। लेकिन भाषण देने से काम नहीं होगा ना, हमें धरातल पे काम करना चाहिए। और जो सीमा के ऊपर जो फेंसिंग हुई थी, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने की थी। तो ये तो मैंने कहा ना, चुनाव होना चाहिए ग्रोथ पे, जॉब्स पे, खेती पर, किसान पर, नौजवानों पर, आर्थिक सिचुएशन पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। उसमें तो ऐसे ऐसे मीम बनाते हैं, ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं मुख्यमंत्री महोदय, जो शोभा नहीं देता किसी भी नेता को, खासकर जो मुख्यमंत्री हो किसी प्रदेश का, उसको इस प्रकार का बर्ताव और ओपनली जो भाषा का प्रयोग करते हैं वो बड़ा निंदनीय है। मुझे लगता है एक स्वस्थ लोकतंत्र के अंदर उस प्रकार की भाषा की कोई जगह नहीं है। नहीं, क्योंकि आप इस डिवाइड के बारे में बात कर रहे हैं, अभी तो वही चार्ज आपकी पार्टी के खिलाफ भी है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो आप केरला में बताया कि जितने भी लोग बीजेपी के लिए वोट करते हैं वो इलिटरेट्स है, गुजराती से इलिटरेट है। ऐसा नहीं, वो ठीक है, उनका किसी को अपमानित करने की मंशा बिल्कुल नहीं है। पर इलिटरेट शब्द यूज किया था। कहा कि केरला के लोग बहुत लिटरेट हैं, यहाँ वो के तो लोग ठीक बहुत है, समझदार हैं। लेकिन क्या कंपैरिजन होना चाहिए था और इलिटरेट गुजराती बोलना चाहिए था? उनका कहने का मतलब है कि केरला में ऑलमोस्ट 100% लिटरेसी है और यहाँ के लोग ना उन्होंने बीजेपी को पहले जगह दी थी, ना भविष्य में जगह देंगे। उनका ये कहने का मतलब था कि केरला के लोग भाजपा को कभी स्वीकार नहीं करेंगे, यहाँ के लोग समझदार हैं और पॉलिटिकली अवेयर है। ये उनका कहने का मतलब। पर क्या आप ये बोलेंगे कि अगर कोई इलिटरेट गुजराती ऐसा कुछ शब्द यूज करते हैं तो वो गलत है? मुझे लगता नहीं कि उन्होंने इस संदर्भ में किया था, ना वो करना चाहेंगे। वो एग्जैक्ट शब्द वो कई बार, मैं जानता हूँ जितना सम्मान मान और वो आदर देते हैं देश के हर नागरिक को, खासकर गुजराती प्रदेश जो लोग रहते हैं, उनके मन में ऐसी कोई भावना नहीं है कि किसी के प्रति अनादर हो। उन्होंने तो केरला के लोगों की प्रशंसा करी थी कि आप इतने पढ़े लिखे शिक्षित नहीं, लोग वो हैं। बहुत अच्छा है, लेकिन ये कंपैरिजन ड्रॉ करके बीजेपी बोल रहे हैं कि उनकी आप कांग्रेस रीजनल डिवाइड क्रिएट कर रहे किसी हैं को कि दो राज्य किसी के का खिलाफ ऐसे निरादर मतलब करने की नफरत उनकी क्रिएट कर मंशा रहे हैं। नहीं थी, ना वो किसी का निरादर करना चाहते हैं, वो सबको मान सम्मान देते हैं। जी, तो इस हफ्ते सचिन पायलट जी 2 राज्य जो मैं बता रही थी, केरलम और असम, वोट करेंगे, तो आपको लगता है कि कांग्रेस के लिए गुड न्यूज होगा दोनों स्टेट में? मैं तो पूरा आश्वस्त हूँ, क्योंकि मैंने दोनों राज्यों में काम किया जी। है और मुझे लगता है कि हमारा जो एजेंडा है, हमारा जो कैंपेन है, हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, हमारा जो नैरेटिव है, वो बाकी लोगों से बेहतर है और हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं जीतने के लिए और जनता हमें सेवा का मौका देगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है, न सिर्फ केरल में भी लेकिन असम के लिए। जी, ऑल द वेरी बेस्ट सचिन पायलट जी, बहुत धन्यवाद बहुत हमसे शुक्रिया बात आपका। करने के लिए। थैंक यू।